हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे भाई अपने यूनिवर्सल नोट से, जो मैं बोलता हूँ आप लोगों को लेने के लिए कंप्यूटर में, डिजिटल फाइनेंशियल टूल के बारे में देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आज इस चैप्टर को हम लोग बढ़िया तरीके से डील करने वाले हैं। जिसको भाई ये नोट्स चाहिए, वो नोट्स इस नंबर पर मैसेज करके ले सकता है 6307481156। ठीक है, जितने लोग भाई जूनियर असिस्टेंट 3284 की तरह हैं, जूनियर इंजीनियर 4612 की तैयारी कर रहे हैं, स्टोनो की, बीपीओ की, लेखपाल की, सबके लिए इक्वली हेल्पफुल है, क्योंकि वहाँ पे यूपीजी के और कंप्यूटर सबका सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे नोट्स में चैप्टर नंबर 18 है, जिसमें हम लोग डिजिटल फाइनेंशियल टूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं ताकि बढ़िया तरीके से चीज़ों को देखें। और जिसको लेना भाई नोट्स नंबर पे मैसेज करे, ले सकता है। मात्र 149 का। अभी देखेंगे कितना सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल के बारे में। ठीक है, तो पहले नंबर तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल के बारे में क्या समझते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का लेन देन करने के लिए जो भाई ऑनलाइन मेथड उपयोग किया जाता है, उसको मैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल बोलता हूँ। और डिजिटल फाइनेंशियल टूल के भाई क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, अगर मैं देखा जाए तो इसमें क्या होता है। इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए भाई, लेस होनी चाहिए। और उसके बाद लेबर जो कॉस्ट है वो भी क्या होना चाहिए, लेस होता है। क्यों? और एक क्या है, इको फ्रेंडली है। मतलब क्या है कि ये एकदम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है डिजिटल फाइनेंशियल में। ठीक है ना, और इसके बेनिफिट आपको देख सकते हैं। आप यहाँ पे लेस एफिशिएंसी है। 1 मिनट में आप जैसे घर पे बैठे ही फ़ोन से क्या कर रहे हैं, पैसा इधर-उधर कर दे रहे हैं। और लेस इसमें लेबर रिक्वायरमेंट है, जिसको पैसा ट्रांसफ़र करना है, सिंगल पर्सन की रिक्वायरमेंट है। अगर वही ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, तो पहले हमने मान लीजिए किसी स्टूडेंट को पैसा दिया, उससे वो आएगा पैसा देने या मैं खुद जाऊँगा उसको लेने, तो उसमें टाइम कंज़म्पशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से दूर करने के लिए भाई जो हमको डिजिटल फाइनेंशियल टूल है वो काफ़ी उपयोग है। जैसे ट्रेडिशनल मेथड में देख लीजिए, अगर सिद्धार्थ गुप्ता भाई किसी को 10,000 रुपया दिए किसी स्टूडेंट को, तो अब स्टूडेंट के पीछे या तो ये जाएँगे या तो स्टूडेंट इनको आएगा देने के लिए, तो उसमें टाइम कंज़म्पशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये ट्रेडिशनल मेथड से हट जाए, हम लोग मॉडर्न में आ जाएँ, तो मॉडर्न में भाई ऑनलाइन यहाँ पे किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ गुप्ता है, स्टूडेंट के पास क्या करिए, 10 रुपए, 1000 रुपया ट्रांसफ़र किए और 10,000 रुपया बोलो या 1,000 रुपए, ये तो आप लोग समझ सकते हो। और स्टूडेंट जब इनको टाइम इन लोगों का बाउंड होगा, उस समय इसको वापस कर देगा, तो क्या हो जाएगा भाई, चीज़ें आपको बिना मिले ही हो जाएँगी। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल मेथड में भाई क्या करना पड़ता, मिल के पैसा देना पड़ता था। और यही मॉडर्न मेथड में बात करें तो बिना मिले ही पैसा उसको दिया जाता था। ठीक है? तो इस तरीके से, और इसके एग्ज़ाम्पल हम लोग समझते हैं कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल हैं। तो यूपीआई आप सुने होंगे भाई, बोलते हैं ना यूपीआई आईडी दो, तो वो हो जाएगा, फ़ोन पे हो जाएगा, पेटीएम, गूगल पे, डिजिटल वॉलेट हो जाएगा, उमंग हो जाएगा, भीम हो जाएगा, आरटीजीएस हो जाएगा जो बड़े अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए हो जाएगा, जो कि नेफ्ट हो जाएगा। सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बढ़िया तरीके से देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कार्ड के बारे में, तो कार्ड हमारे पास कितने टाइप के होते हैं भाई? कार्ड हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक डेबिट कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड का क्या मतलब होता है भाई, जो अपना पैसा तुमने बैंक में सेव किया हुआ है, उस पैसे को ही क्या कर सकते हो, खर्चा कर सकते हो। ठीक है? जो आपके सेविंग पैसे हैं, जैसे आप लगातार जिससे आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं या कहीं से एटीएम से निकाल रहे हैं, फ़ोन पे, गूगल पे कहीं पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके वो डेबिट कार्ड से पैसा जा रहा है। ठीक है? और क्रेडिट कार्ड क्या होता है भाई? उधार लिया गया पैसा। इसको एक तरीके का लोन का पैसा बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जॉब करता है, उसकी सैलरी 7 तारीख को आती है, तो भाई 7 तारीख 1 से 7 के बीच में वो कैसे खर्चा करेगा? तो उसके लिए क्या करते हैं, जो वेस्टर्न में है, जैसे वेस्टर्न जो है कि आईटी सिटी होती है, वहाँ पे लोग क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनका मंथ एंड होते-होते पैसा खत्म हो जाता है, तो उस क्रेडिट कार्ड से पैसा को खर्चा करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, जैसे उनकी सैलरी आती है, फिर क्रेडिट कार्ड में पैसा जमा कर देते हैं। वो आपके सैलरी पे क्या स्ट्रक्चर है आपका, उस अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कितना आपको एक बार में क्रेडिट कार्ड में लोन दिया जाएगा। अमूमन ये 40,000 से लेके और मैक्सिमम जितना भी आप लेना चाहें मिल सकता है। हाँ, बस इसका एक एक ही हार्ड रूल है, अगर आपने टाइम बाउंडेड में पैसा वापस नहीं किया, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं। इसलिए डिजिटल फाइनेंशियल टूल में जो क्रेडिट कार्ड है, ये उसी के लिए अच्छा है, जिसके पास फिक्स अमाउंट की सैलरी पर मंथ में आ रही है। ठीक है? वो सबके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है? और इसी में एक बात कर लूँ मैं ओटीपी के बारे में,
तो ओटीपी का पहले नंबर तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वन टाइम पासवर्ड इसको बोलते हैं, और एक फाइनेंशियल टूल का क्या है भाई, भाग है, ठीक है ना। इसकी सहायता से एक्सेस करना अकाउंट आसान हो जाता है और बिना ओटीपी के आप किसी भी अकाउंट का भाई एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि ओटीपी क्या है, एक पर्सनल चीज़ है जिसको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। तो ओटीपी के बारे में समझ गए, वन टाइम पासवर्ड होता है, प्राइवेसी मेंटेन करता है, इससे क्या करता है, अकाउंट एक्सेस करना ईज़ी हो जाता है और ओटीपी किसी दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी और चीज़ों को हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। पहले नंबर समझते हैं क्यूआर कोड के बारे में। तो आप कभी भी कोई वो दुकान पे जाएँगे तो एक डब्बा ऐसे लगाया रहेगा, क्यूआर आपको वहाँ पर दिखेगा, उसका जो नाम होगा उसको क्यूआर करेंगे आएगा। आप पेमेंट करने के बाद कहेगा पेटीएम पर ₹25 प्राप्त हुआ, राधे राधे। समझ रहे हैं? जिस तरीके का लगाना चाहते हो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यूआर कोड भाई आपको एक समय देखेंगे स्क्वायर फॉर्म में दिखेगा। क्यूआर कोड और बार कोड में दो चीज फर्क होता है, ठीक है। क्यूआर कोड हमेशा आपको स्क्वायर में दिखेगा, लेकिन बार कोड अगर देखेंगे किसी प्रोडक्ट में तो वर्टिकल इस तरीके दिखेगा, ठीक है ना। कोई भी आप सामान लेंगे तो उसमें उस तरीके का बार कोड दिया होता है, ठीक है। इस बार कोड से हम क्या करते हैं, मॉल वगैरह में जब शॉपिंग करते हैं उसको स्कैन करके बिलिंग करने का काम में आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्यूआर कोड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्यूआर कोड का मतलब समझो, क्यूआर जो होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है क्विक रिस्पांस कोड, ठीक है। जैसे आप क्यूआर स्कैन करते हैं, देखते हैं क्विक रिस्पांस करता है, तुरंत क्विक रिस्पांस करता है। और एक चीज़ जानते हैं, क्यूआर से आप कभी भी 2000 से ज़्यादा का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। वो अलग बात है, एक बार आप 2000 पेमेंट कर दिए उसके बाद कितना भी भेज सकते हैं, कितना भी नहीं, मतलब 1 लाख रुपए तक का लिमिट होता है एक दिन का, ठीक है ना। आप जब भी कोई भी क्यूआर स्कैन कर रहे हैं तो उससे आप फर्स्ट टाइम में 2000 से ज़्यादा नहीं भेज पाएंगे, अगेन उसको आप 98,000 भेज पाएंगे, क्योंकि एक दिन की लिमिट क्या होती है, 1 लाख होती है। तो 2000 ऑलरेडी आपने भेज दिया और 98,000 और बाद में भेज सकते हैं, और टोटल एक दिन में 1 लाख रुपया आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो क्यूआर कोड समझ गए क्या होता है, ये डिजिटल फाइनेंशियल टूल का एक भाग होता है। इसे स्कैन की सहायता से एक्सेस किया जा सकता है, जैसे आप स्कैन करते हैं और यूजर को स्क्वायर फॉर्मेट के अंदर देखने को मिलता है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, और क्यूआर कोड इसी तरीके का होता है, ऐसे इसी में गोंजा गाजा रहता है। इस सब का एक क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब मैं यूपीआई की बात करता हूँ, ठीक है। ये क्या है, एक फाइनेंशियल टूल है, ठीक है। इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन करने में काम में आता है, ठीक है। सही बात है भाई, कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं एजुकेशन में कोई काम कर रहे हैं, जैसे नोट्स ले रहे हैं, तभी क्यूआर को स्कैन करके तो यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक आईडी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम यूपीआई आईडी बोलते हैं, ये आपको पता होगा। और ये भाई एनपीसीआई के द्वारा लगाया जाता है। एनपीसीआई क्या होता है आप पूछेंगे, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखेंगे, एनपीसीआई का नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे बढ़िया तरीके से, नोट्स में बढ़िया तरीके। ये कब लाया गया भाई, अप्रैल 11 को 2016 में लाया गया, और 1 लाख रुपया पर डे इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये बात मैं बता चुका हूँ। और जिसके भाई इसमें डिफरेंट कैटेगरी होती है, जिसमें 2 से 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यूपीआई का इस्तेमाल भाई ट्रांजेक्शन में कर सकते हैं, ग्रोसरी में कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में कर सकते हैं, किसी भी जगह इसका यूपीआई आईडी का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई एईपीएस की बात करते हैं। तो क्या होता है, आधार इनेबल सिस्टम होता है, ठीक है। आधार इनेबल सिस्टम क्या होता है भाई, आधार नंबर एवं बायोमेट्रिक, ठीक है। आपका पहले आधार नंबर जो होता है, मान लीजिए मेरा ही बात करें, 5005 72 48 11, लास्ट में वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब 12 अंक का आधार कार्ड है, इसको समझ सकते हैं। और बायोमेट्रिक जो आपका अंगूठा होगा, थंब होगा, उसको आप लगा के इससे क्या करते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। और इसको भाई नवंबर 2010 में लॉन्च किया गया, और इसको कैश विड्रॉल के लिए उपयोग किया जाता है, या तो फंड ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे सीएससीएस में, सहज जन सेवा केंद्र में गांव की महिलाएं आती हैं, अपना आधार कार्ड लेके अंगूठा लगाती हैं, पैसा निकालती हैं, या किसी का पैसा जमा भी करते हैं, ठीक है। तो बैंक में नहीं आना पड़ रहा है, वो आधार सीएसएस पे ही हो जा रहा है काम, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ यूएसएसडी, ठीक है, अनकंस्ट्रक्टेड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है, ठीक है ना। ये 2020 में भाई एनपीसीआई के द्वारा लाया गया था, और इसकी सहायता से अकाउंट बैलेंस चेक किया जाता है, ठीक है। तो यूएसएसडी से क्या फ़ायदा है भाई, इसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं, इस बात को आप समझ गए। और एक चीज़ ये भी जान ले सकते हैं कि ये जो है एनपीसीआई क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखेंगे। अब मैं भाई ई वैलेट की बात करता हूँ। जैसे आप मान लीजिए फ़ोन पे चलाते होंगे,
तो फ़ोन पे का एक वैलेट होता है, ठीक है? उस वैलेट का काम आप एक ही चीज़ में कर सकते हैं, जैसे शॉपिंग करने में, किसी का रिचार्ज करने में, ठीक है? तो उसको आप किसी के पास भेज नहीं पाएँगे। मान लीजिए आपके पास फ़ोन पे में आपके अकाउंट में ₹2000 है, तो आप अगर चाहेंगे कि फ़ोन पे वैलेट में ₹300 डाल दिया जाए, तो अब आपके पास वो ₹300 बस रिचार्ज में यूज़ हो सकता है, शॉपिंग में यूज़ हो सकता है, कहीं खा पी रहे हैं तो उसका यूज़ हो सकता है, ठीक है? किसी को पैसा नहीं भेज पाएँगे, ठीक है? तो इस बात को समझेंगे। और ई-वैलेट जो होता है भाई, जो पैसा अपने डिजिटल अकाउंट से मिलकर वॉलेट में डाला हो उस ई-वॉलेट कहते हैं। ज़ाहिर-सी बात है अकाउंट में जो पैसा है उसको अगर हमने फ़ोन पे वॉलेट में डाल दिया तो वह ई-वॉलेट में चला गया। और ये डिजिटल स्टोरेज मनी होता भाई तुमको ही पता है क्या है। अब इसका मान लो अकाउंट सर्वर तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, तब भी उसका कोई मतलब नहीं है। तुम अपना क्या कर सकते हो, वॉलेट से पैसा कहीं भी कटा सकते हो, भेज सकते हो, ठीक है? अगर जैसे आपने वॉलेट में पैसा डाल दिया, तो वहाँ से आपका बैंक अकाउंट का सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। बैंक सिस्टम वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बैंक में स्टेटमेंट आपने जितना मान लीजिए ₹300 डाल दिया या ₹3000 डाल दिया, तो बैंक स्टेटमेंट में आ गया कि इतना रुपया आपका कटा, कहाँ पे, फ़ोन पे वॉलेट में। अब फ़ोन पे वॉलेट से कहाँ-कहाँ कर रहे हैं, उसका बैंक से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है ना? इस पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी मिलती है, ये बात आपको जानकारी पता होनी चाहिए। और भाई सबसे बड़ी बात करते हैं पीओएस की, ठीक है? पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है? इसकी सहायता से कस्टमर डिजिटल पे करने का कार्य करता है, ठीक है? अगर मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, आपको पैसा ज़्यादा है ट्रांज़ैक्शन में, तो पॉइंट ऑफ स्केल का यूज़ करते हैं, सेल का, तो वहाँ पर क्यूआर स्कैन भी कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं शुरू में ही आपको चीज़ें बताया हूँ, लेकिन एक बार मैं और आपको चीज़ों को बता देता हूँ। जैसे कार्ड को देते हैं, तो कार्ड में आपको सीवीवी देखने को मिलता है, ठीक है? जब वहाँ पे देखेंगे सीवीवी तो क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है? ये जब तक नहीं डालेंगे तब तक आपका निकलेगा नहीं, ठीक है? ऊपर आपको कार्ड नंबर देखने को मिल जाएगा, उसी के नीचे कौन-सा डेट कब एक्सपायर होगा और ये वाली वैल्यू आपको पीछे देखने को मिलेगी, जब डेबिट और क्रेडिट कार्ड में सीवीवी करके, ठीक है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछ सकता है, सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है? तो क्रेडिट कार्ड भाई बैंक से लोन लिया हुआ पैसा होता है और इस पर कुछ समय बाद ब्याज देना पड़ता है, मैं आपको बता सकता हूँ, बताया हूँ। और काफ़ी हैवी अमाउंट में इंटरेस्ट लगता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और डेबिट कार्ड क्या होता है भाई, ये अपना आपका सेविंग किया हुआ पैसा इसी को खर्च करते हैं, सेव मनी इन योर अकाउंट वाली सिस्टम, ठीक है? अब भाई इंटरनेट बैंकिंग की बात करता हूँ। देख सकते हैं नोट्स कितना बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया भाई, जिसको लेना होगा इस नंबर पर मैसेज करेगा और इसको ले लेगा, ठीक है? ₹149 में आपको पूरा बढ़िया तरीके से एकदम वेल स्ट्रक्चर में हर चीज़ लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है? फ़ोन पे, बैंकिंग एप्लीकेशन, गूगल पे, पेटीएम, डिजी लॉकर। अच्छा एक चीज़ ये भी जान लो, डिजी लॉकर है, जैसे मान लीजिए आप फिज़िकल कहीं गाड़ी चला रहे हैं, पकड़ लिया, कह रहा है कागज़ दिखाओ। कागज़ उस समय आपके पास फिज़िकल अवेलेबल नहीं है, तो अगर डिजी लॉकर से आप दिखा देंगे, तो भाई वो मान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिजी लॉकर जो है गवर्नमेंट का ही ऐप है, तो वहाँ पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, वो एज़ ए फिज़िकल ही मान्य होते हैं, ठीक है? तो इस सबको भी ध्यान रखेंगे। आईएमपीएस की बात करेंगे, उमंग की बात करेंगे, भीम की बात करेंगे, आरटीजीएस की बात करेंगे, नेफ्ट की बात करेंगे। आइए सभी के बारे में समझते हैं, ठीक है? अब भाई इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं। इंटरनेट की सहायता से किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन-देन इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से संभव है, ठीक है? इंटरनेट बैंकिंग का मतलब ये है कि भाई हम ऑनलाइन चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जो भी हमारा अमाउंट है या कुछ भी है, ठीक है? अब मैं उसी के बारे में बात करता हूँ, पहले नेफ्ट की बात है में। तो नेफ्ट का मैं फुल फॉर्म समझता हूँ भाई, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है? नेशनल, अगर मेरे को भाई नेशनल कहीं ट्रांसफ़र करना है तो नेफ्ट का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे विदेश में करना है तो वहाँ पे मुझे स्विफ्ट अकाउंट का चाहिए, तो इसीलिए हमको भाई देश में करना है तो मेरे को नेफ्ट अकाउंट चाहिए, ठीक है? इस बात को समझ गए? और वर्ष 2005 में लाया गया और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है? आरटीजीएस के बारे में बता दिया भाई, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ग्रॉस का मतलब होता है काफ़ी बड़ा, मतलब हर एक चीज़ इंक्लूड। तो बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए आरटीजीएस किया जाता है, ठीक है? ग्रॉस टाइम, ठीक है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है? और इसको 2004 में लाया गया और ये भी किसके द्वारा भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया, ठीक है? इस बात को आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। उमंग की बात करते भाई, मिली प्लस जीनोट से बनता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ए न्यू एज गवर्नेंस के लिए, ठीक है ना? और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, 2017 में लाया गया। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन में यूज़ करते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो इंडिया में जो भाई मिलिट्री सर्विसेज है, वहाँ पे मैं उमंग का यूज़ करता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया, ठीक है? अगर मैं भीम की बात करूँ भाई, तो भारत इंटरफेस ऑफ फॉर मनी, ठीक है? और ये 20 दिसंबर 2016 को लाया गया।
किसके द्वारा लाया गया भाई? एनपीसीआई, ठीक है। एनपीसीआई क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ भाई आईएमपीएस की, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है और ये 2010 में आया। ये भी किसके द्वारा लाया गया भाई? एनपीसीआई, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है। डिजी लॉकर की बात करता हूँ तो भाई डिजिटल लॉकर दस्तावेज है, ठीक है। ये क्या है? डिजी लॉकर भाई दस्तावेज करता है जो कि अपने डाटा को स्टोरेज में करता है। 2015 में लाया गया और पीएम मोदी द्वारा भाई इसको लॉन्च किया गया, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। पेटीएम की बात करें तो भाई थ्रू मोबाइल, ठीक है, मोबाइल के द्वारा इसका पेमेंट किया जाता है और ये डिजिटल फाइनेंशियल टूल का एक भाग है। 2010 में लाया गया विजय शेखर शर्मा द्वारा। इसका जो भाई हेड क्वार्टर है कहाँ पे है? नोएडा में है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर यहीं पे बात करें गूगल पे की भाई, तो इसका दूसरा नाम क्या है? जीपी भी बोलते हैं, जो कि आजकल के बच्चे हैं जीपी जीपी बोलते हैं भाई, समझ रहे हो? 2011 में लाया गया और ये गूगल के द्वारा लाया गया था, ठीक है। यहीं पे बात कर ले केवाईसी क्या होता है? तो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, ठीक है, और एनएफसी का मतलब क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है फुल फॉर्म में या मिलान वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ये फोन पे की बात करें तो भाई पेमेंट सर्विस प्रोसीडर होता है, एक एप्लीकेशन है जो कि बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। 2016 में इसको लाया गया और फ़ोन पे से भाई 1 लाख रुपए प्रतिदिन तुम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बैंक अकाउंट में भाई पैन कार्ड तुम लगा सकते हो अपना। अगर तुम्हारा नहीं है तो तुम अपने यहाँ पे गार्जियन का लगा सकते हो, ठीक है ना। ठीक है भाई, केवाईसी आप समझ गए। केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर के बारे में, और एनएफसी क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। और नोट क्या होता है भाई? जो न्यू यूजर होता है वो पहले 24 घंटे में सिर्फ 5,000 का ही ट्रांजेक्शन कर पाएगा, नहीं कि अब तुम बना लिए, अब तुम करे मेरा 1 लाख हो ही नहीं रहा, 1 लाख हो ही नहीं, रोने लगे। नहीं, रोना नहीं है भाई, तुम वो नियम है 24 घंटे में तुम बस 5,000 कर पाओगे। लेकिन जैसे 24 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा तुम 1 लाख रुपये भेज पाओगे, ठीक है, तब तुम खुश हो जाओगे। तो यहाँ पे किसी को पता कि रोना नहीं है भैया, मेरा 5,000 जा रहा, समझ लो, थोड़ा एक्टिंग भी करना पड़ता भाई, समझा करो, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा, ठीक है। बैंकिंग एप्लीकेशन की बात करते हैं तो भाई जैसे बैंकिंग में एक्सिस बैंक का अपना है एक्सिस ओके, एचडीएफसी का अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप है, आयरिस का बैंक है भाई, एस बैंक है जो कि मोबाइल बैलेंसिंग है, आई मोबाइल है भाई, ICICI, समझ रहे हो, पीएनबी का मोबाइल बैंकिंग एटीसी है। तो ये सब सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो भाई ये था डिजिटल फाइनेंशियल टूल। अगला जो चैप्टर हम लोग का स्टोरेज डिवाइस है, तो इसको हम लोग किसी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जिसको नोट्स लेना होगा इस नंबर पर मैसेज करेगा, नोट्स लेगा। 149 रुपये में भाई पूरी आपको 26 टॉपिक की नोट्स बढ़िया तरीके से ऐसे डिजाइन करके दी गई है। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल के बारे में उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप समझ में आ गया होगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच।